नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के यूनियन कैबिनेट ने हमारे देश का जो दक्षिणी राज्य केरल है उसका नाम बदलकर केरलम करने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव सबसे पहले आप देखें जो जो केरला विधानसभा है उसके द्वारा लाया गया था और चूंकि अब यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है तो अब संसद के द्वारा एक नया विधेयक लाया जाएगा और फिर इस विधेयक को अधिनियम में तब्दील करके इस राज्य का नाम परिवर्तित किया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार केरल का नाम केरलम करने के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। आखिरकार ये जो कदम उठाया गया है इसके पीछे की संवैधानिक व्यवस्था क्या है। आखिरकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात की इजाजत देता है कि वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और फिर इस पूरे कदम का हमारे संविधान के संबंध में और हमारे देश की संस्कृति के संबंध में क्या महत्व है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम इस कदम की पृष्ठभूमि को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम किया जाए, क्योंकि जो केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम, वहां पे राज्य का पारंपरिक नाम जो है वो केरलम ही है। जो स्थानीय लोग हैं वो केरल को केरला के नाम से नहीं बल्कि केरलम के नाम से उच्चारित करते हैं। तो इस कदम का उद्देश्य ये है कि जो केरल के स्थानीय लोग हैं, जो केरल के मलयालम भाषी लोग हैं, उनके भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान दिया जाए और साथ ही साथ जो केरल राज्य का आधिकारिक नाम है उसको वहां के स्थानीय लोगों के उच्चारण के अनुरूप बनाया जाए। तो अब आधिकारिक नाम और स्थानीय उच्चारण दोनों अब एक हो जाएंगे और दोनों ही केरलम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कदम उठाया गया है इसके पीछे के संवैधानिक प्रावधान को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी राज्य के नाम में या किसी भी राज्य की सीमा में या किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है। नए राज्य का गठन करने का मतलब कि अगर दो राज्य हैं तो इन दोनों के किसी एरिया को लेके एक तीसरे राज्य का ये गठन कर सकती है। जो भी हमारे देश में राज्य हैं वो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। तो हालिया ये जो परिवर्तन किया जाएगा केरल का केरलम में, वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही किया जाएगा। और इसको करने की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले एक संसद में एक विधेयक प्रस्तुत होता है। अब देखिए संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति जो है पहले इसकी पूर्वानुमति देता है। राष्ट्रपति की बिना पहले अनुमति के इस विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो पहले राष्ट्रपति इस बात के लिए रिकमेंडेशन देता है, फिर जाके संसद में एक विधेयक प्रस्तुत होता है और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, जब अपनी राय देता है तो वो संबंधित राज्य से भी उनके क्या स्टैंड है वो पूछता है। जो राज्य की विधानसभा है उससे राष्ट्रपति पूछता है कि आपके इस बारे में आपके क्या राय है। और जब राज्य राष्ट्रपति को अपनी राय बता देता है तो फिर उस राय के बाद राष्ट्रपति संसद को यह अधिकार देता है कि वो अब इस नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को पेश कर सके। आपको ध्यान रखना है कि राज्य जो भी राय राष्ट्रपति को देते हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता है। फिर ये जो संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और फिर तब जाके जब ये विधेयक अधिनियम बन जाता है तो फिर राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन हो जाता है या फिर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाते हो, चाहे वो राज्य की सीमा में हो चाहे राज्य के नाम में हो, ये परिवर्तन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। और ऐसा कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 4। यानी कि हमारे संविधान के जब भाग 1 में आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संसद है वो कई तरीके से भारतीय मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन संसद करती है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता, जहां पे संविधान में संशोधन करने के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक है वो साधारण बहुमत से पारित होगा, उसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हमने बात करी संवैधानिक प्रावधान की। अब जब नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो इससे न केवल आप देखें कि संविधान की पहली अनुसूची बल्कि संविधान की चौथी अनुसूची भी प्रभावित होगी। कैसे, आप इस बात को समझिए। दरअसल हमारे संविधान में प्रथम अनुसूची में हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र हैं यानी यूनियन टेरिटरी है, उन सबके नाम लिखे हुए हैं, उनकी क्षेत्रीय सीमाएं लिखी हुई है। तो जब उनके नाम में ही परिवर्तन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पहली अनुसूची में अभी केरला राज्य का नाम जो केरल है
अब इसको भी बदल करके केरलम किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद चौथी अनुसूची में आप देखें कि अलग अलग राज्यों को राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, राज्यसभा में जितनी सीटें मिली हुई है उसके बारे में चर्चा है। तो चूंकि वहां पे भी राज्यों का नाम लिखा हुआ है कि इस राज्य को इतना प्रतिनिधित्व है, इस राज्य को इतनी सीटें हैं, तो वहां पे भी आप देखें जो केरला राज्य है उसका नाम चेंज करके केरलम किया जाएगा। तो इस पूरे कदम का संविधान की इन दोनों अनुसूचियों पे भी प्रभाव पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो कदम उठाया गया है इसके कई आयाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि ये कदम आपको सहकारी संघवाद का बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। यहाँ पे क्या किया, राज्य ने एक प्रस्ताव पारित किया और फिर राज्य के प्रस्ताव के बाद अब जो संसद है वो उस राज्य के नाम में परिवर्तन करेगी। यानी कि यहाँ पे राज्य और संसद, ये राज्य और केंद्र, ये दोनों मिलकर आपस में काम कर रहे हैं और सहकारी संघवाद का ये बहुत अच्छा उदाहरण बन जाता है। ठीक बात है। अब ये जो कदम है ये संसद की सर्वोच्चता को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि आप देखें तो संसद को ही ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद के अलावा जो राज्य विधायिकाएं होती है उनके पास इस संबंध में कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये जो कदम है ये संसद की सर्वोच्चता के बारे में भी हमारा ध्यान खींचता है। उसके अलावा ये जो कदम है वो इस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचता है कि हमारे देश में किसी भी समूह के लोगों के भाषाई अस्मिता का सम्मान किया जाता है और हमारा भारतीय संविधान जो है वो एक बहुलतावादी भावना के साथ बनाया गया है। क्योंकि हमारे संविधान में आप देखें कि अलग अलग भाषाई लोगों के अधिकार के नाम क्षेत्र पे जो अभी जो केरला नाम चेंज किया गया है वो इसलिए चेंज किया गया ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो स्थानीय लोग अब जिस तरीके से अपने राज्य का नाम वहाँ स्थानीय उच्चारण करते हैं उसी तरीके से उनके आधिकारिक नाम को भी पुकार सके। तो ये जो दोस्तों हैं, ये जो कदम है ये कदम इन दोनों बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है कि ये एक सहकारी संघवाद का बहुत अच्छा उदाहरण है, और दूसरा कि हमारे देश में सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को काफी महत्व दिया जाता है। तभी तो हम पूरे विश्व में अपने सांस्कृतिक विविधता का बखान करते हैं, पूरे विश्व में हम अपने देश में विविधता में एकता की बात करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारे देश के किसी भी राज्य का नाम बदला गया है। इससे पहले भी कई बार हमारे देश के अलग अलग राज्यों के नाम बदले गए। जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा किया गया। फिर आप देखें 2006 में पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी किया गया, और 2007 में जो उत्तरांचल था उसको उत्तराखंड के नाम से तब्दील कर दिया गया। और ये सारे के सारे परिवर्तन आपको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा ही किए गए दिखते हैं। तो दोस्तों, ये जो हालिया कदम उठाए गए हैं इसका संवैधानिक महत्व भी है इस संदर्भ में कि ये हमारे भारतीय संविधान के लचीलापन को दिखाता है। ये हमारे संसद के क्षेत्रीय विषयों पर सर्वोच्चता को दिखाता है। देखिए, हमारे देश में जो राज्यों के नाम और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को है, इसी विशेषता की वजह से हम अपने देश के संघ को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। यानी कि राज्यों को तो विभाजित किया जा सकता है, लेकिन जो संघ है वो हमेशा अविभाज्य बना रहेगा, संघ कभी भी नहीं टूट सकता है। साथ ही साथ ये जो कदम है हालिया नाम परिवर्तन का, वो हमारे देश में विविधता में एकता की अवधारणा को भी मजबूत करता हुआ दिखता है। तो दोस्तों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि ये जो हालिया कदम उठाया गया है जिसके तहत केरल का नाम केरलम किया गया है, ये जो है ये केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि आप देखें तो ये भाषाई अस्मिता की मान्यता का उदाहरण है। ये हमारे संविधान के लचीलेपन का उदाहरण है, और ये हमारे देश में सहकारी संघवाद को व्यवहारिक रूप देने का एक बहुत अच्छा कदम है। तो दोस्तों, ये हमने बात करी आज के नाम परिवर्तन के संबंध में जितनी भी बातें थी उसके बारे में। अगर अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस मुख्य परीक्षा के प्रश्न को ध्यान से लिख सकते हैं और इसका आंसर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन के आधार पे आप इस यूपीएससी के एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं कि केरल राज्य का नाम केरला से केरलम करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन आवश्यक है, ये गलत हो जाता है। फिर राज्य का नाम परिवर्तन होने पर संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभा की राय राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त की जाती है परंतु वह बाध्यकारी नहीं होती, ये भी सही है। और चौथा है, राज्य का नाम परिवर्तन होने पर 8वीं अनुसूची में भी अनिवार्य संशोधन करना पड़ता है, ये गलत है। 8वीं अनुसूची जो है उसमें हमारे देश में जो 22 भाषाएं हैं जिनको हम आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा है। तो 8वीं अनुसूची का किसी राज्य के नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट गलत था। फिर दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, माफ कीजिएगा, आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसके संबंध में आप देखें तो पहला जो स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट आपका गलत था, क्योंकि विशेष बहुमत से संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है।
आपको साधारण बहुमत से संशोधन करना पड़ता है। फिर दूसरा था कि राज्य का नाम परिवर्तन होने पर प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाता है, तो ये सही है। राज्य की विधानसभा की राय राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त की जाती है, परंतु वह बाध्यकारी नहीं होती, तो ये भी सही है। और चौथा 8वीं अनुसूची वाला गलत है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 4। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर